सरकारी स्कूल का टीचर अपनी शादी के लिए बैंक से लोन लेता है, लेकिन 4 साल तक वो उस लोन को चुका नहीं पाता है और बैंक से उसे वार्निंग मिलने लगती है। अब दोस्तों उसी काम से वो बैंक में जाता है और वहां पर जाकर जैसे ही बैंक मैनेजर से मिलता है तो उस मैनेजर को देखकर, जो कि मैनेजर महिला है, वो सरकारी स्कूल का टीचर रोने लगता है और बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है। दोस्तों क्यों एक सरकारी टीचर बैंक मैनेजर महिला को देखकर रोने लगता है, आखिर उन दोनों में ऐसी क्या बात थी, ये सारी बातें बहुत ही आश्चर्यचकित हैं और इस कहानी में आप लोगों को सीख मिलेगी कि जो लोग अपने आप को हद से ज़्यादा चालाक और होशियार समझते हैं ना, सबसे ज़्यादा इस समाज में वही बेवकूफ़ बनते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों उत्तराखंड के देहरादून से, जहाँ पर एक सरकारी टीचर अमित नाम का लड़का रहता है। दोस्तों ये जवान है, खूबसूरत है और एक सरकारी टीचर है और इसके घर में इसके माँ बाप हैं और इसकी ना ही तो कोई बहन है ना ही कोई भाई है। अब इसके पिता इसके लिए शादी की कहते हैं कि बेटा अब तुम शादी कर लो। तो यहाँ पर जो अमित होता है वो कहता है कि पिताजी मैं शादी तो कर लूँगा लेकिन मेरी एक शर्त होगी। तो यहाँ पर पिता पूछता है कि बेटा तुम्हारी क्या शर्त है। तो अमित कहता है कि पिताजी मैं अगर किसी भी लड़की से शादी करूँगा तो मैं उनसे बिल्कुल भी दहेज नहीं लूँगा, मैं दहेज के खिलाफ हूँ। दोस्तों घर वाले अपने बेटे की हामी में हामी रखते हैं और इसी तरह से एक लड़की ढूंढने लगते हैं। लड़की मिल भी जाती है जिसका नाम साक्षी होता है और लड़की भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, कई सरकारी टेस्टों की तैयारी कर रही है और कई टेस्ट उसने दिए हैं। लेकिन यहाँ पर इन दोनों ही परिवारों को एक दूसरे के बेटी बेटा पसंद आ जाते हैं और यहाँ पर अमित और साक्षी की सगाई तय कर दी जाती है। अब जब इन दोनों की सगाई तय हो जाती है तो साक्षी और अमित अब दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करने लगते हैं। घंटों घंटों तक इनकी बातें चलती हैं और यहाँ पर साक्षी कभी कहती है कि जब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी तो हम ऐसे रहा करेंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, मैं माँ बाप की ऐसे सेवा करूंगी, भले ही मैं किसी नौकरी में लग जाऊं लेकिन मैं तुम्हारे परिवार को बहुत अच्छे से संभालूंगी। दोस्तों आज यहाँ पर जो अमित होता है, अमित को भी बहुत सारे एहसास ऐसे होने लगते हैं कि भाई उसकी पत्नी बहुत अच्छी है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब अमित बैंक से लोन लेता है। लोन क्यों लेता है? क्योंकि दोस्तों वो अपनी पत्नी से कुछ दान दहेज तो ले नहीं रहा है, अब उसके लिए सारी सुविधाओं का इंतजाम करता है। सोचता है कि मैं नौकरी लग रहा हूँ, इन सभी से ये पट जाएगा और यहाँ पर वो घर के लिए सुख सुविधाओं का इंतजाम कर लेता है। दोस्तों लोन पर एक गाड़ी भी निकाली जाती है, कई सारी चीज़ें ऐसे घर में लाई जाती हैं क्योंकि उसका सोचना था कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है और पढ़ी लिखी लड़की यहाँ पर ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाएगी। दोस्तों वो पहले से ही तैयारी करने लगता है। अब यहाँ पर इनकी शादी को केवल 4 ही दिन रहते हैं, लेकिन तभी साक्षी के घर में एक खुशखबरी आती है। दरअसल शादी से 4 दिन पहले पता चलता है कि साक्षी बैंक मैनेजर बन चुकी है, उसने वो टेस्ट क्लियर कर लिया है। अब दोस्तों शादी के मेहमान भी घर पर आ चुके थे साक्षी के और पूरा घर भरा हुआ होता है मेहमानों से और साक्षी की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। लेकिन कहते हैं ना, हर शादी में एक आग लगाने वाला रिश्तेदार ज़रूर होता है। वहाँ पर साक्षी का मामा आग लगाने वाला था। जैसे ही साक्षी के मामा को भी पता चलता है कि बेटी बैंक मैनेजर बन चुकी है तो साक्षी का मामा पूरे परिवार को इकट्ठा करता है और वहाँ पर वो साक्षी के पिता से एक बात कहता है। यहाँ पर कहता है कि जीजा जी अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहूँ। तो साक्षी का पिता कहता है कि हाँ बताइए क्या बात है साले साहब। तो वो कहता है कि अब आपकी बेटी बैंक मैनेजर बन चुकी है, क्या अब आप उस घर में अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हो? क्या आपकी बेटी उस घर लायक है अब? तो यहाँ पर थोड़ी देर तो साक्षी का पिता सोच में पड़ता है, लेकिन दोस्तों ताज्जुब की बात होती है, एक बेटी का बाप तुरंत अपना फैसला बदल देता है और अपनी बेटी से कहता है कि बेटी अब तुम उस घर में शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम एक बैंक मैनेजर बन चुकी हो और वो लड़का सरकारी टीचर है। दोस्तों हमारे सोचने में तो जोड़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर साक्षी के पिता को जोड़ी अच्छी नहीं लगती है और पूरे रिश्तेदार इसी बात पर राजी हो जाते हैं। अब उधर ये बात अमित को भी पता चलती है कि उसकी पत्नी जो बनने वाली है वो अब बैंक मैनेजर बन चुकी है। तो वो बार बार अपनी पत्नी से फ़ोन कर रहा है साक्षी से, लेकिन साक्षी फ़ोन उसका उठा नहीं पाती है क्योंकि साक्षी के आसपास पूरा घर बैठा हुआ है और उसे कन्विंस कर रहा है कि साक्षी उसे समझा रहा है कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हें उस घर में शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो तो हमसे दान दहेज भी नहीं ले रहे, जाने कैसे लोग हैं। और दोस्तों यहाँ पर यही सब कुछ माहौल होता है। लेकिन
अमित थोड़ी देर के लिए चुप पड़ जाता है कि शायद किसी काम में लगी हुई होगी या उसे लोग बधाई दे रहे होंगे कि भाई वो बैंक मैनेजर बन चुकी है, इसी वजह से मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। फिर दोबारा से अमित आध घंटे बाद दोबारा साक्षी के पास फ़ोन करते हैं और साक्षी अब की बार फ़ोन उठाकर अपने पिताजी को दे देती है। दोस्तों कहीं ना कहीं वो लड़की भी दब जाती है और कह नहीं पाती अपने अंदर की बात को। और यहाँ पर साक्षी का पिता अमित से कहता है कि हाँ बेटा क्या काम है। तो यहाँ पर अमित कहता है कि पिताजी नमस्ते, कई बार मैंने साक्षी के पास फ़ोन किया है लेकिन साक्षी मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, आखिर ऐसी बात क्या है। तो यहाँ पर साक्षी का पिता कहता है कि बेटा कोई ऐसी बात नहीं है, अब साक्षी बैंक मैनेजर बन चुकी है। तो यहाँ पर अमित कहता है कि हाँ पिताजी, इसी की तो बधाई देने के लिए मैं साक्षी के पास फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन साक्षी मुझसे बात ही नहीं कर रही है। तभी साक्षी का पिता कहता है कि बेटा अब तुम्हें भी पता है साक्षी बैंक मैनेजर बन चुकी है, तो अब हम साक्षी की शादी 2 साल बाद करेंगे। यहाँ पर जब इन बातों को ये सुनता है अमित तो थोड़ा सा परेशान और हैरान हो जाता है। कहता है कि पिताजी आप क्या कह रहे हैं, 4 दिन बाद हम दोनों की शादी है, पूरा बैंक्वेट हॉल मैंने बुक किया है, बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी की हैं, उन सभी में तो पैसा यूं ही बर्बाद हो जाएगा। और उससे बड़ी बात है मेरा घर रिश्तेदारों से भरा पड़ा है, मैं किससे क्या कहूँगा। लेकिन यहाँ पर वो कहता है साक्षी का पिता कि नहीं बेटा, हम अपनी बेटी की शादी अब नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अमित कहता है तो कोई बात नहीं पिताजी, अगर आप अपनी बेटी की शादी 2 साल बाद करना चाहते हैं तो मैं अपने गुस्से को शांत करता हूं और 2 साल तक मैं आपकी बेटी का इंतजार करूंगा। लेकिन दोस्तों साक्षी का पिता उस दिन किसी और मूड में होता है। वो कहता है कि नहीं बेटा, हमें अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करानी है, तुम्हारा जहां पर मन करे तुम अपनी शादी कर सकते हो और अपनी बेटी की जहां हमारा मन करेगा वहां पर हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर साक्षी का पिता फ़ोन काट देता है। अमित के हाथों में फ़ोन रह जाता है और उसके दिमाग में बहुत सारी बातें ऐसी घूमती हैं और वो ऐसा लगता है उसे कि उसके पैर पता नहीं कहाँ से कहाँ पड़ रहे हैं। और वो अपने माँ बाप के पास जाकर बैठता है, अपने पिताजी का हाथ अपने हाथ में लेता और कहता है कि पिताजी आज एक बुरी खबर आप लोगों को सुना रहा हूँ, इस पर ज़्यादा रिएक्ट मत करना। लेकिन जैसे ही अमित पूरी बात अपने माँ बाप को बताता है तो यहाँ पर अमित के माँ बाप एकदम गुस्से में खड़े हो जाते और कहते हैं कि उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, हमारे यहाँ पर सारे रिश्तेदारों से घर भरा पड़ा है, सभी रिश्तेदार आए हुए हैं, हम इन सबको क्या जवाब देंगे और जो कार्ड बच गए शादी के उनका क्या होगा। बस 2 लफ्ज़ कहकर उन लोगों ने फ़ोन काट दिया और अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट गए। और दोस्तों यहाँ पर अमित और अमित के घर वाले थोड़े से रोने लगते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है। अब उसके बाद जो अमित के माँ बाप होते हैं वो कहते हैं कि बेटा अगर यही काम हम लोग करते लड़के वाले तो शायद ये लड़की पुलिस स्टेशन में खड़ी हो जाती है और हमारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करती है। अब तुम एक काम करो, हम भी इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर अमित जो टीचर होता है दोस्तों अपनी समझदारी का एक सबूत देता है। वो कहता है कि नहीं माँ बाबूजी, मैं साक्षी से सच्चा प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी और या मेरे परिवार की वजह से उसकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आए। हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। और दोस्तों जो कल तक एक रौनक घर में थी वो सब कुछ खराब हो जाती है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर शादी बंद हो जाती है। अब दोस्तों जो अमित ने शादी के लिए इतने सारे लोन ले रखे थे अब वो तो भरने होते हैं और अब वक्त आगे चलने लगता है। यहाँ पर अमित साक्षी का इंतज़ार करता है कि साक्षी मेरे पास फ़ोन करेगी, लेकिन दोस्तों साक्षी फ़ोन नहीं करती है। और 2 साल बाद साक्षी की अमित सुनता है किसी अमीर घर में शादी हो जाती है। अब इसके बाद उसके अरमान टूट जाते हैं। उधर जो अमित का पिता होता है वो अपने बेटे को देख देख कर बीमार रहने लगता है, हाई शुगर हो जाता है, बीपी भी हाई रहता है और बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत खराब रहने लगती है। यही सब कुछ अमित देखकर परेशान रहता है और अपने पिता का इलाज कराता रहता है। दोस्तों धीरे धीरे उसका पिता और भी बीमार होता है और जब उसका पिता ये कहता है कि बेटा तुम कहीं पर शादी कर लो तो अमित अपने पिताजी से साफ मना कर दिया करता कि पिताजी जीवन में शादी एक बार होती है, मेरी तो भला वो भी नहीं हुई, लेकिन मुझे साक्षी बहुत अच्छी लगती थी, मैं उसी की यादों के सहारे जीवन गुजारूंगा और शायद मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि पहले जो मैंने लोन निकाले हैं, जो मैंने कर्जा लिया है, उस कर्जे को पटाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी शादी करूंगा। अब दोस्तों धीरे धीरे इन बातों को 4 साल हो जाते हैं और उसने अपने घर पर एक लोन निकलवा रखा था, जो लोन धीरे धीरे बढ़कर 12 से 13
लाख रुपए हो जाता है, जिसमें दोस्तों वो कुछ पैसे भर भी देता है, लेकिन बीच में जब उसके पिता बीमार होते हैं तो उसकी तनख्वाह का जो आना जाना था वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है और वो लोन को नहीं भर पाता है। जो उसने 4-5 लाख रुपए भरे थे वो सभी एक समान हो जाते हैं और दोबारा से उसका लोन 13 लाख रुपए हो जाता है, जिसके प्रति दोस्तों बैंक की तरफ से यहाँ पर अमित के पास एक नोटिस आता है। नोटिस को देखते ही अमित तुरंत अपने आप को खड़ा करता है और सीधा बैंक जाता है। वहां पर जाते ही जैसे ही पूछता है कि मुझे मैनेजर से मिलना है, तो दोस्तों उन्हें मैनेजर का केबिन बता दिया जाता है। वहां पर अमित जैसे ही अंदर जाता है तो वहां पर बैंक मैनेजर महिला होती है। उस महिला को देखकर अमित अपने कदम पीछे हटा लेता है, लेकिन भाई उसे अपना काम करना है तो वो जाकर वहां बैंक मैनेजर से परमिशन लेता है। अब बैंक मैनेजर जैसे ही अपनी कुर्सी पर बैठी रहती है तो अपने काम में लगी हुई है, लेकिन जैसे ही अमित को देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है। दोस्तों वो बैंक मैनेजर कोई और नहीं होता, वो साक्षी ही होती है। अब यहाँ पर साक्षी कहती है कि बैठो। कागजों की फाइल अपने हाथ में लेती है और अमित से कहती है कि अमित, तुम्हारा लोन तो बहुत बढ़ा हुआ है, तुमने ऐसा लोन कहाँ क्यों लिया था और किस लिए लिया था? तो यहाँ पर अमित पहली बार में तो चुप सा पड़ जाता है, लेकिन साक्षी जब दोबारा पूछती है तो यहाँ पर अमित कहता है कि जी आज से करीबन 4 साल पहले मेरी किसी लड़की से शादी होनी थी। मैंने उसकी सुख सुविधाओं के लिए ये लोन लिया था, इनसे कुछ घर में सामान खरीदा था और अपनी शादी की भी तैयारी की, लेकिन किसी कारणवश मेरी उस लड़की से शादी टूट जाती है। जब ये बात वो लड़की सुनती है बैंक मैनेजर साक्षी, तो वो अपनी आंखें भर लाती है और रोने लगती है और कहती है कि अमित मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई और इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं होती। तो यहाँ पर अमित कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने तो तुमसे कुछ कहा ही नहीं है। तो साक्षी कहती है कि क्या तुम मुझे सच में ही नहीं जानते? तो अमित कहता है कि नहीं, मैं आपको जानता तो हूँ, लेकिन पहचाना मैंने आपको उस दिन था जिस दिन आपके पिता का फ़ोन मेरे पास आता है कि हमारी बेटी की शादी तुमसे नहीं हो सकती। अब मैं आपको जानता हूँ लेकिन पहचानता नहीं हूँ। दोस्तों साक्षी जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि अमित मुझे माफ़ कर दो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। तो अमित पूछता है कि तुम्हें किस बात की परेशानी? 2 साल पहले तुम्हारी शादी तो एक अमीर घर में हो जाती है। तो साक्षी रोते हुए कहती है कि जिसके जीवन में जो सुख नहीं लिखा होता ना, उसे वो सुख नहीं मिलता है। अब अमित थोड़ा सा इच्छुक होता है कि भाई तुम तो इतने अच्छे घर में तुम्हारी शादी हुई थी, तो तुम्हें कौन सा सुख नहीं मिला? तो यहाँ पर साक्षी कहती है कि अमित 2 साल पहले मेरे पिताजी ने मामा के कहने पर एक अमीर घर के लड़के से मेरी शादी कर दी, जिसमें मेरे पिताजी ने 80 लाख रुपए का लोन लिया था और उस लोन से मेरी शादी करी थी। लेकिन जब मैं उस घर में जाती हूँ तो कुछ महीने तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन उसके बाद मुझे उस लड़के की सच्चाई पता चलती है। वो लोग तो इतने कर्जे में डूबे हुए होते हैं, जितना भी दान दहेज मेरी तरफ से मेरे पिता ने दिया था वो सारा बेचकर वो लोग वो कर्जा नहीं पटा पाते हैं, और मैं जब मायके आती हूँ तो वो शहर छोड़कर ही भाग जाते हैं। अमित सुनकर हैरान हो जाता है और वहाँ पर अमित कहता है कि तुम्हारे पिताजी थे ही इतने होशियार, जो उन्हें ऐसा करेंगे तो ऐसा तो मिलेगा ही। और यहाँ पर साक्षी कहती है कि अमित वो लोग तो इस शहर से, इस दुनिया से पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन जो लोन हमने 80 लाख रुपए का लिया था वो मैं अपने पिताजी के साथ मिलकर अब हम उस लोन को ही चुका रहे हैं और उसमें ही अपना वक्त गुजार रहे हैं। तो अमित एक पल के लिए कह जाता है दबे से शब्दों में कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैं तो ये लोन भर ही रहा हूँ, लेकिन लोन तुम लोग भी भर रहे हो और तुम्हारी जिंदगी ऐसी की ऐसी है जैसी उस वक्त थी, आज उससे भी बुरी होती है। अब यहाँ पर दोस्तों जब दोनों ही जने बात करते हैं तो बाहर और लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। तो यहाँ पर साक्षी कहती है कि अमित मुझे तुम क्या शनिवार को मिल सकते हो? तो यहाँ पर अमित कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मिल सकता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों धीरे धीरे समय निकलता है और शनिवार का दिन भी आ जाता है। अब यहाँ पर साक्षी बैंक पर आकर खड़ी हो जाती है और अमित का इंतजार करती है। कुछ वक्त निकल जाता है और अमित भी आता है और अमित को देखकर साक्षी दोस्तों, अमित दूर से ही देखता है कि आज तो बैंक बंद है, साक्षी ने मुझे क्यों बुलाया है? लेकिन साक्षी कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी थी, वरना आज तो मेरी छुट्टी है। और दोस्तों दोनों ही जने एक जगह कॉफ़ी पीने के लिए बैठ जाते हैं और एक दूसरे की बातें करते हैं। तो यहाँ पर साक्षी कहती है कि अमित तुमने जब मेरी और तुम्हारी शादी टूट गई थी तो उसके बाद तुमने मेरे पास फ़ोन क्यों नहीं किया? मैंने तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार किया था। तो अमित कहता है कि साक्षी
मैंने तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार किया था क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुमने मेरे पास फ़ोन बिल्कुल भी नहीं किया। तो मैं समझ चुका था कि तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करती। तो यहाँ पर साक्षी अब अमित से अच्छी तरह से माफ़ी मांगने लगती है। कहती है कि अमित, ये सब कुछ जो किया था मेरे पिता और मेरे मामा ने किया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। और उस वक्त मैं थोड़ा सा पता नहीं क्यों बोल नहीं पाई, क्योंकि माँ बाप के आगे ज़्यादा मैं बोला नहीं करती थी और मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। मेरा पति जाने कहाँ गया और मुझे तो पता नहीं वो कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर साक्षी कहती है कि अमित, क्या तुम मुझसे अब शादी नहीं कर सकते? दोस्तों, अमित इस बात के लिए इंतजार में बैठा हुआ होता है। वो कहता है कि क्यों नहीं, मैं तो तुमसे शादी भी कर लूंगा और हम दोनों मिलकर तुम्हारे पिता के और अपने लोन को भी भर लेंगे और यहाँ पर जिंदगी अच्छी चलने लग जाएगी। दोस्तों, दोनों ही जने एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। साक्षी कहती है कि तुम जैसा अच्छा इंसान और सज्जन इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तुम्हारा नेचर कितना अच्छा है, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तो यहाँ पर अमित कहता है कि जब मैं तुमसे फ़ोन पर बात किया करता तो मैं तुमसे उस फ़ोन पर बात से ही बेइंतहा प्यार करने लगा था और पता नहीं मेरी ज़िंदगी में शायद ये ठोकर, ये धक्का खाना लिखा था। लेकिन यहाँ पर साक्षी से अमित कहता है कि तुम्हारे पिता को भी पता चल गया होगा कि किसी के साथ गलत करने से क्या होता है। तो साक्षी कहती है, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मेरे पिता को पता चल गया। और यहाँ पर दोस्तों, जब साक्षी का पिता अमित से मिलता है तो वो भी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि बेटा, कभी कभी ना हम अपने घमंड में या ईगो में ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका पछताना हमें बाद में हो जाता है। मैंने तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारे अंदर की सुंदरता को नहीं पहचाना। हो सके तो बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे पिता की उम्र का हूँ। और दोस्तों, दोनों परिवार दोबारा से मिल जाते हैं और यहाँ पर अमित और साक्षी की शादी हो जाती है और ये दोनों का घर बस जाता है। एक टूटा हुआ घर दोस्तों दोबारा से बस चुका था। अमित, जिसने अपनी पत्नी के लिए जो सुख सुविधाएं की थी, आज उसकी पत्नी उन सभी सुख सुविधाओं को ले रही है। और यहाँ पर अमित अपने बैंक की किस्त टाइम पर भरता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी संवरने लगी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? कहते हैं ना, जैसे को तैसा, जो जिसके साथ जैसा करेगा उसको आगे चल के वैसा ही भरना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत बड़ी सीख इस कहानी में है। इस कहानी से उस सीख को लीजिए और अपने जीवन में उसको अप्लाई कीजिए। कभी भी बुरे कर्म या किसी के साथ बुरा करना मत सोचिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है। कभी भी आपकी गलती आपके सामने आकर खड़ी हो सकती है। तो कल फिर हाजिर होंगे किसी अच्छी और सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।